क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए आ जाइए। बीपीएससी का परीक्षा दिए आप लोग? कौन कौन लोग दिए हैं? बहुत सारे लोग दिए। कैसा रहा? क्वेश्चन बहुत टफ था, नहीं हो? बहुत टफ था। अच्छा। देखिए, हल्ला मत कीजिए, रहने दीजिए बंद। क्या दिक्कत है? मछली बेचना शुरू कर देती है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। चलिए देखिए, आपको जो है, जहां तक हम अपने सेगमेंट की बात करें, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करें, संस्थान के फाउंडेशन बैच में इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं, बच्चों को क्वेश्चन दिखा चुके हैं। जिस बैच में हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं उसको हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाए, जिसमें पॉलिटी पढ़ा दिए हैं पॉलिटी का क्वेश्चन दिखाए, जिसमें ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दिए हैं उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखाए हैं। संस्थान का बच्चा स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, 80% प्लस क्वेश्चन बना के आया है। पॉलिटी में 10 गो में से 9 गो क्वेश्चन शाम वाला बैच का बच्चा बनाया है। पूछ लीजिएगा कोई होगा तो, ठीक है। सिर्फ एक वो उपभोक्ता निवारण वाला जो है उसको छोड़ करके बाद में की सारा क्वेश्चन 9 का 9 क्वेश्चन कॉपी से था, ठीक है। पॉलिटी में 3 से 5 दरोगा बैच में ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, 3 से 5 दरोगा बैच में ज्योग्राफी पढ़ाए हैं। वहां पर जो है टोटल 12 क्वेश्चन था, जिसमें 2 क्वेश्चन वर्ल्ड का था और 10 क्वेश्चन इंडियन का था, और फिर बिहार का ज्योग्राफी भी था, फिर करेंट से संबंधित भी था। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित टोटल 10 ही क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में बच्चा 8 क्वेश्चन बना करके आया है और 8 क्वेश्चन जो है नोट में था। इसके बाद आपके बैच में जो है एंशिएंट पढ़ाए हैं। एंशिएंट से टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन हम आपको नहीं बताए हैं, बाद बाकी 4 क्वेश्चन बताया हुआ है। मेडेवल, मेडेवल में लगभग सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मेडेवल में 6 क्वेश्चन था, 6 का 6 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, 1-2 को छोड़ करके। अभी तो आपने मॉडर्न पढ़ना शुरू ही किया है, तो मॉडर्न में तो जब फाउंडेशन बैच का बच्चा जो है, जबकि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना फाउंडेशन बैच को पढ़ाए भी नहीं है, उतना चीज नहीं दिए हैं, नया मटेरियल सब रिवाइज हुआ है। जब फाउंडेशन बैच का बच्चा मॉडर्न पढ़ के मॉडर्न 22 में से लगभग 17-18 क्वेश्चन जो है सही करके आया है, तो आप भी सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी का क्वेश्चन मेरे पास है, हम आपको जो पढ़ाए हुए हैं उसमें से प्राचीन पढ़ाए हुए हैं, और 10 से 12 बैच में जो है ज्योग्राफी पॉलिटी भी हुआ है। तो पॉलिटी में जो है बहुत कुछ तो नहीं ही बताए हैं, ठीक है, बहुत कुछ नहीं बताए हैं। लेकिन पॉलिटी में जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 नहीं 5, 10 से 12 बैच में पॉलिटी लगभग आधा पढ़ाए हैं। 5 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, 5 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में 2 बात है, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन, कानून का समान संरक्षण अमेरिका। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 से अधिक होगा, क्योंकि राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं।
एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित जिनका निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। आंसर इसका डी होगा, उपर्युक्त में एक से अधिक। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो बच्चा कंसेप्चुअली पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा और हमने आपको कंसेप्चुअली ही पढ़ाया है। आप इस प्रश्न को बनाने में निश्चित तौर पर सक्षम हैं। अगर आप नहीं है मतलब ये आपकी कमी है, ये हमारी कमी नहीं है। इसके बाद किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम अपीलियम मूल अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। ये 5 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आप पॉलिटी में थे। फिर इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन, प्राचीन और मध्यकालीन में, प्राचीन में 5 क्वेश्चन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ? 1000 ईस्वी पूर्व। आंसर होगा कोई भी नहीं। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन ने करवाया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के उदाहरण? गुप्त कला के उदाहरण है, गुप्त कला के उदाहरण है। फिर 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन प्राचीन का बन गया। 5वां क्वेश्चन जो हम आपको नहीं बताए हैं, जो आपसे नहीं बन सकता था, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्त, अनर्त कहा जाता था। ये जो है आपको, ये जो है ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन है। 5 में से 4 क्वेश्चन आपके नोट में है, एक नहीं है। फिर अब मध्यकालीन में आइए। मध्यकालीन में जब आप आइएगा, मध्यकालीन में जब आप आइएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में, देखिए प्राचीन में 2 क्वेश्चन ही, ऐसे तो प्राचीन में जो है एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाद बाकी चारों अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को छोड़ करके बाद बाकी लोहे का खोज वाला दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। सुदर्शन झील, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। फिर जो है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इसमें भी दिमाग लगाने वाला है। तो मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन आपको पढ़ाया गया है, आप बनाने की स्थिति में हैं। अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप अकबर, सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, नहीं। हेमू और अकबर, ये आप 100% सही करके आ सकते थे। इसके बाद तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखाया गया? निजामुद्दीन, नहीं बताए हैं, जीवन में कभी नहीं बताए हैं, एकदम नहीं बताए हैं, एकदम बताए हुए हैं, समझ गए। अकबरकालीन साहित्य पढ़ा रहे होंगे, वहां पर बताए होंगे, समझ गए। पहला में ही है, ठीक है। इसके बाद इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुर की एक उपनगरीय बस्ती? कृष्णदेव राय, नहीं बताए हैं, नोट में नहीं है, सब चीज है नोट में। इसके बाद ये 3 के अलावा और कहां गया मध्यकालीन? हाँ बता रहे हैं, हाँ, और मध्यकालीन कहां गया? हाँ, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? क्रिएटिव क्वेश्चन है, ये हम आपको नहीं बताएं, ठीक है। आप शेरखा मार के आए हैं, सही बात है, हम नहीं बताएं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। आगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए? राजस्व अधिकारी के लिए, राजस्व अधिकारी के लिए। दिल्ली सल्तनत या मुगल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में इस बात का जिक्र हमने आपके साथ किया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मेरे ख्याल से एकमात्र चीज जो हमने आपको नहीं बताया था, मेरे ख्याल से हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। तो प्राचीन में एगो क्वेश्चन आपका छूट सकता था, मध्यकालीन में एगो क्वेश्चन छूट सकता था, समझिए। प्राचीन में एक, मध्यकालीन में एक। पॉलिटी में जहां तक पढ़े हैं वहां तक में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता था, समझ गए। तो कुल मिलाकर के, अरे आपके पास नोट है, आपने पढ़ा है, सब चीज, क्वेश्चन बाहर है, हर चीज बाहर में है, जाकर के मिलाइए ना। देखिए, गांधी जी
जो गांधी जी बने हैं ना, उसमें अफवाह का, अफवाह का मतलब झूठी भ्रांतियां का भी गांधी को गांधी बनाने में अहम रोल है। मार्केट में एकदम बहुत अफवाह फैला हुआ है। क्वेश्चन बहुत टफ था। क्वेश्चन अगर बहुत टफ था तो कटअप देख लीजिएगा, 100 के आसपास रहेगा, कम नहीं जाएगा। कटअप ऐसा नहीं है कि 113 था पिछली बार तो इस बार 85 चला जाएगा, नहीं, 100 के आसपास कटअप रहेगा। अगर क्वेश्चन बहुत टफ रहता तो कटअप 80-82 जाता। अगर 80-82 कटअप जाएगा तो आप मान करके चलिएगा सच में क्वेश्चन बहुत टफ था। लेकिन अगर कटअप 100 के आसपास रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को मॉडरेट मान के चल सकते हैं। देखिए, हम इस बात को समझते हैं, परीक्षा हॉल से बाहर क्वेश्चन को देख करके लेक्चर दे देना आसान बात है, परीक्षा हॉल में बैठ करके क्वेश्चन को बनाना बहुत टफ बात है। समझ गए? क्योंकि हम भी परीक्षा देते हैं तो देखते हैं कि परीक्षा हॉल में दिमाग अलग रूप में काम कर रहा होता है और फिर परीक्षा हॉल के बाहर दिमाग अलग रूप में काम कर रहा होता है। तो अभी बकबक कर देना बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा हॉल में कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत टफ है। समझ गए? अब हम तो बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़ाए हैं, तो हमारे लिए तो आसान है। जो सेगमेंट हम पढ़ाते हैं वही हमारे लिए, अन्य सेगमेंट टफ हो जाता है। समझ गए? तो एक टीचर से बेहतर एक विद्यार्थी होता है, एक टीचर से अच्छा एक स्टूडेंट होता है। और क्वेश्चन का एनालाइज जो टीचर करता है ना, टीचर कभी क्वेश्चन को एनालाइज कर ही नहीं सकता है। टीचर का औकात ही नहीं है कि वो क्वेश्चन को एनालाइज कर सकता है। क्वेश्चन को सही रूप में एनालाइज वो विद्यार्थी कर सकता है जो साल भर उस परीक्षा की तैयारी किया है और परीक्षा हॉल में जाकर के परीक्षा दिया है बैठ करके। उससे बेहतर एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, कोई टीचर तक नहीं कर सकता है। यह सत्य बात है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, आप इसको पचाइए या नहीं पचाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप समर्पित होकर के बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पूरे 1 साल आपने मेहनत किया, आप परीक्षा हॉल में जाकर परीक्षा दिए, आपने सब सब्जेक्ट पढ़ा और तब जाकर के आपने परीक्षा दिया। आप जो एनालिसिस कीजिएगा ना उस क्वेश्चन का, उससे बेहतर एनालिसिस कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यह सब शर्त होना चाहिए, साल भर मेहनत, पूरे सभी सब्जेक्ट का अध्ययन और फिर जाकर के एग्जाम हॉल में परीक्षा देना। समझ गए? हमारे सेगमेंट में हमसे जुड़े छात्रों को नहीं दिक्कत हो सकता है, इतना भरोसा हम आपको दे करके चल सकते हैं, इतना हम आपको पढ़ा करके भेजते हैं कंसेप्चुअली। समझ गए? और यहां पर ऐसी भी बात नहीं है कि सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं फल्ला हुआ, चिल्ला हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ, फेंकना हुआ, जो भी है। हर चीज के पीछे हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, फल्ला हुआ तो चिल्ला क्यों हुआ, चिल्ला हुआ तो ढेकना क्यों हुआ। समझ गए? तो बस आपको जरूरत है लेक्चर को ध्यान से सुनने की जरूरत है और फिर मेहनत करने की जरूरत है। देखिए बीपीएससी क्या किया है, बीपीएससी क्या किया है, क्वेश्चन सच में पूछे तो मॉडरेट टू टफ है। क्वेश्चन को आसान नहीं कहा जा सकता है, क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ है, मॉडरेट टू टफ है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए, कोई भी चीज अगर आप जानते हैं तो वो आपके लिए आसान है, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए टफ है। जो विद्यार्थी नहीं जानता है उनके लिए टफ है, जो नहीं पढ़ा है उनके लिए टफ है। जो विद्यार्थी जानता है उनके लिए आसान है, जो विद्यार्थी जानता है उनके लिए क्या है, आसान है। तो हमारे विद्यार्थी के लिए हमारा सेगमेंट, जहां तक हम अपने सेगमेंट के क्वेश्चन को देखे हैं, तो हमारे विद्यार्थी के लिए आसान है, क्योंकि अप्रॉक्स में 80% प्लस क्वेश्चन हमारा विद्यार्थी हमारे सेगमेंट में बना करके आया है, जो यहां पर फुल लेंथ फाउंडेशन बैच पढ़ा है या पूरा कोर्स पढ़ लिया है। आप पूछ करके, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको यह बात सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। समझ गए? तो अब आ जाते हैं, हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में पहला नंबर चैप्टर जो है हम आपको पढ़ा दिए थे। और जो पहला नंबर चैप्टर था आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है आपको पहला नंबर चैप्टर था। अब उसमें जो है टोटल आपको 169 ऑब्जेक्टिव है, 169 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसमें आंसर भी दिए हुए हैं,
इस आंसर को आप लोग याद कर लिए हैं ना? हाँ, इस आंसर को आप लोग अपना याद कर लीजिएगा और लास्ट में जो है आंसर भी हम लोग देख लेंगे। पहले आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए अब यहां पर एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। एक बात यह है कि जो बीपीएससी का परीक्षा है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ होने नहीं जा रहा है। मतलब लुसेंट एसपीडी घटना चक्र जो आप लोग पकड़ लेते हैं ना, लुसेंट एसपीडी घटना चक्र से कुछ उखड़ने नहीं जा रहा है, समझ गए? लुसेंट एसपीडी घटना चक्र अगर आप पढ़ के जाएंगे तो राज्यसभा वाला क्वेश्चन बना करके नहीं आ पाएंगे। अगर आप लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो राज्यसभा वाला क्वेश्चन आप बना करके नहीं आ पाएंगे, समझ गए? और भी बहुत सारे प्रश्न है जो कि आप बना करके नहीं आ पाएंगे। जैसे इतिहास में ही जो है आपको जो भी क्वेश्चन है वो लोहा का खोज वाला, वो भी आप बना करके नहीं आ पाएंगे। तो कंसेप्चुअली आपको चीजों को पढ़ना होगा, कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ना होगा, लेक्चर को ध्यान से सुनना होगा, तभी कुछ होने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव हम नहीं करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आंसर है, आंसर याद कीजिए अपना, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, उतना समय नहीं है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, समझ गए? ऑब्जेक्टिव में एकाध गो आंसर एरर हो सकता है। अब एकाध गो एरर हो सकता है तो एकाध गो एरर कहां नहीं होता है, समझ गए? क्या बीपीएससी के क्वेश्चन में एरर नहीं है? हम आपको एरर बता देते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से विनोबा भावे शुरू किया है? नहीं, महात्मा गांधी शुरू किए, समझिए, महात्मा गांधी शुरू किए हैं, वहां पर विनोबा भावे का नाम दे दिया है, एकदम गलत है, वहां पर एरर है, समझ गए? लेकिन फिर भी बीपीएससी उस एरर को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, वहां पर गांधी जी होना चाहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया है, विनोबा भावे ने नहीं किया है, समझ गए? तो जब बीपीएससी जैसे परीक्षा में एकाध गो एरर हो सकता है तो हम क्या है, हमसे तो एकाध गो एरर हो ही सकता है, समझ गए? नहीं, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको हम देख लेंगे, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको हम देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में आंसर टिक करवा देंगे बस, आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे, ठीक है? उतना टाइम थोड़े है। फिर आप ही कहिएगा कि सिलेबस जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। सिलेबस सच में बहुत स्लो हो गया है, ठीक है? फास्ट होना चाहिए थोड़ा सा। हम ये नहीं बोले थे, हम ये बोले थे कि आंसर टिक करवा देंगे, हाँ उसको करेक्ट करवा देंगे, ये कर सकते हैं, ये तो करवाना मेरा फर्ज है। नहीं, नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। आंसर में करेक्शन करवा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे। यानी हर चीज यानी हमारे ऊपर ही, यानी हमारे कंधा पर बंदूक दे करके चलाइएगा ना, समझ गए? अपना कोई जिम्मेवारी ये नहीं लीजिएगा, सब चीज हम ही करवा दें। वाह बहादुर, हाँ ठीक करवा देंगे, इतना कर सकते हैं, ठीक है? सुनिए अब एगो दूगो बात है, सुनिए, हल्ला नहीं, एक दो दिशा निर्देश देते हैं, इस चीज को आप भी समझिए। अरे कौन, दुनिया का कौन ऐसा बुक है जिसमें एरर नहीं है? हमको ला करके दीजिए। दुनिया का कौन ऐसा बुक है? पूरे संसार की हम बात करते हैं, पटना, बिहार, भारत छोड़ दीजिए, दुनिया का कौन ऐसा बुक है जिसमें एरर नहीं है? समझ गए? और क्लास में तो हम आपको एरर सुधार करवाइए देते हैं, समझ गए? चलिए शांत रहिए, अब शांत रहिए। हाँ, एक बात यह है कि बीपीएससी का परीक्षा और पिछले दिनों जो बिहार के भीतर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं हैं, उन लोगों के द्वारा क्रियात्मक और रचनात्मक सुधार
किए जा रहे हैं, जिस वजह से अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार दरोगा के क्वेश्चन का लेवल भी आसान नहीं रहने जा रहा है, बल्कि बिहार दरोगा क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा रहने जा रहा है। बिहार दरोगा क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा रहने जा रहा है। इसलिए अपनी तैयारी को जितना बेहतर बनाया जा सकता है उतना बेहतर बनाने का आप प्रयास कीजिए। तैयारी को बेहतर पढ़कर ही बनाया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आज आपको सूझ रहा है कि लुसेंट एसपीडी घटना चक्र से कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन फिर 10 दिन के बाद लुसेंट एसपीडी घटना चक्र ही आप पकड़िएगा। हमको पूर्ण विश्वास है आप पे। आपके पास अगर समय है, अगर समय नहीं है तो भी, अगर समय है तो भी, समय नहीं है तो समय निकालिए, समय है तो ठीक है। इतिहास की जहां तक बात है, इतिहास में संस्थान का नोट, एनसीईआरटी और आधुनिक भारतीय इतिहास का बीएल ग्रोवर, ये 3 चीज अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सफिशिएंट है, जो पढ़ाते हैं उतना सफिशिएंट है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा जो पढ़ाते हैं पढ़िए। आप तो मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको नोट सब बताने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपको जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए सीधा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सुनिए आप, अब आइए पढ़िए। अब यहां से कमेंट हटा दीजिए, अब पढ़ाते हैं। अरे जाएगा, जब जाएगा जाएगा, ठीक है, पढ़िए ना। अभी काम थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है, बेंच डेस्क बनवाने के चक्कर में जो है ना काम थोड़ा स्लो हो गया है। तो आज ही जाना था लेकिन आज नहीं हो पाया है, लेकिन इस संडे तक हो जाना चाहिए जहां तक हमको लगता है। अरे एक आदमी है, पढ़ाना है, मैनेजमेंट देखना है, नया बिल्डिंग में काम करवाना है, सब चीज स्वयं ही करना है, तो बड़ी दिक्कत हो जाता है, समझे। चलिए सुनिए। अब आपको जो आधुनिक भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर है, आधुनिक भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर 18वीं सदी का भारत है। 18वीं सदी का भारत। अठारहवीं सदी का भारत है। सुनिए अब ध्यान से, देखिए 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी। 18वीं सदी में एक तरफ मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, एक तरफ मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ और दूसरे तरफ नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। देखिए, जहां तक आपने मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ा होगा, जहां तक आपने मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ा होगा, जो मुगल साम्राज्य है
अपने सबसे बेहतरीन दौर में 1526 से 1707, अपने सबसे बेहतरीन दौर में 1526 से 1707 तक रहा, 1526 से 1707 तक रहा। 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब के निधन होने के बाद अयोग्य मुगल बादशाह सब जन्म लिए, अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा हुए, और जो अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा हुए उसमें जो है आपको बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह इत्यादि बादशाह हुए। सभी अयोग्य थे। इन लोगों की नीतियां, मतलब उत्तरवर्ती मुगल बादशाह की नीतियां, मतलब बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, इन लोगों की नीतियां और मुगलों का खाली राजस्व, मुगलों का खाली राजस्व, मुगल बादशाहों की विलासिता प्रवृत्ति ने मुगल साम्राज्य को गड्ढे में धकेल दिया, मुगल साम्राज्य को गड्ढे में धकेल दिया, अर्थात मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया, अर्थात मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। 18वीं सदी के शुरुआती दौर में 1707 में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। एक तरफ जहां मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आपको क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ। 18वीं सदी में 3 प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। 18वीं सदी में 3 प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जो 3 प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उसमें एक आपको उत्तराधिकारी राज्य, एक आपको उत्तराधिकारी राज्य हुए, दूसरा आपको विद्रोही राज्य हुए, दूसरा आपको विद्रोही राज्य हुए, और तीसरा आपको मुगल परिधि से बाहर के राज्य हुए। तीसरा आपको मुगल परिधि से बाहर के राज्य हुए, मुगल परिधि से बाहर के राज्य, मुगल परिधि से बाहर के राज्य। उत्तराधिकारी राज्य किसे कहा गया? तो उत्तराधिकारी राज्य उन राज्यों को कहा गया जिन राज्यों की स्थापना मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन रहे अधिकारियों ने की। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन रहे अधिकारियों ने जिन राज्यों की स्थापना की उसे उत्तराधिकारी राज्य कहा गया। जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब उत्तराधिकारी राज्य था। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की, मुर्शिद कुली खां ने किया। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना शहादत खां ने किया, शहादत खां ने किया। और हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया, निजामुल मुल्क ने किया, निजामुल मुल्क ने किया। और ध्यान रहे कि जो मुर्शिद कुली खां है, औरंगजेब के समय मुर्शिद कुली खां बंगाल के दीवान हुआ करते थे। औरंगजेब के समय मुर्शिद कुली खां बंगाल के दीवान हुआ करते थे, बंगाल के दीवान। औरंगजेब के अधीन एक अधिकारी हुआ करते थे मुर्शिद कुली खां। अवध के संस्थापक जो शहादत खां है, ये भी मुगलों के पदाधिकारी थे। हैदराबाद के निजामुल मुल्क जो है, हैदराबाद के निजामुल मुल्क की अगर हम बात करें तो जो निजामुल मुल्क है, निजामुल मुल्क भी मुगलों के अधीन ही पहले एक अधिकारी के पद पर थे, मुगलों के अधीन ही एक अधिकारी के पद पर थे। एक बार फिर से हम आपको इस बात को स्पष्ट कर दें, उत्तराधिकारी राज्य उस राज्य को कहा गया जिस राज्य में शासन की स्थापना मुगलों के अधीन रह रहे
पदाधिकारियों के द्वारा की गई। मतलब वैसे राज्य जो मुगलों की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठा करके अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया, वही उत्तराधिकारी राज्य कहलाया। ये सभी लोग ऐसे थे, मुर्शिद कुली खां, शहादत खां, निजामुल मुल्क, जो मुगलों के अधीन अधिकारी के तौर पर काम किया करते थे, मुगलों के अधीन अधिकारी के तौर पर काम किया करते थे। लेकिन जब औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो गई, तो उस कमजोर हो रही स्थिति का फायदा ही इन लोगों ने उठाया और अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। इसके बाद विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य उन राज्यों को माना गया जो कभी ना कभी मुगलों के अधीन रहे हैं, लेकिन मुगलों की धार्मिक नीति, प्रशासनिक नीति, राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति के कारण मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। विद्रोही राज्य में मराठा आता है, सिख आता है और जाट आता है। मराठा, सिख और जाट, जिसमें मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई, शिवाजी के द्वारा की गई। सिख राज्य की स्थापना रंजीत सिंह के द्वारा की गई, रंजीत सिंह के द्वारा सिख राज्य की स्थापना की गई। और फिर जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा जो है आपको जाट राज्य की स्थापना की गई, जाट राज्य की स्थापना की गई। इसके अलावे तीसरा है मुगल परिधि से बाहर के राज्य, मतलब वैसे राज्य जिसको मुगलों से कोई लेना देना नहीं था, वैसे राज्य जिसको मुगलों से कोई लेना देना नहीं था, वो कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहा था। जैसे मैसूर, ट्रावनकोर, 18वीं सदी में ही मैसूर और ट्रावनकोर जैसे राज्यों का भी उदय हुआ, जिसमें मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था, हैदर अली के द्वारा किया गया था। और ट्रावनकोर में स्वतंत्र शासन की स्थापना मार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया था, मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया था, मार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया था। ये तमाम राज्यों का उदय 18वीं सदी में हुए। ये जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों का उदय जो है 18वीं सदी में हुए हैं। और इन्हीं राज्यों के विषय में यहां पर हमको पढ़ना है, और साथ ही साथ यहां पर इस बात को भी हमें देखना है कि ये राज्य किस रूप में स्वतंत्र हुए और फिर किस प्रकार इन राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो यहां पर गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, यहां पर दो चीज हम लोगों को देखना है। यहां पर एक चीज तो हम लोगों को यह देखना है कि इन राज्यों में स्वतंत्र शासन की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, स्वतंत्र शासन की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। और साथ ही साथ जो है, जब यहां पर स्वतंत्र शासन की स्थापना हो गई, स्वतंत्रता पूर्वक शासक शासन करने लगे, तो फिर जो है बाद में जाकर के अंग्रेजों ने किन नीतियों के तहत, किन युद्धों के तहत इन तमाम राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अब इसमें सबसे पहले जो है हम लोगों को उत्तराधिकारी राज्य देखना है, और उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत भी सबसे पहले हम लोगों को जो है बंगाल देखना है, उत्तराधिकारी राज्य देखना है। और उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत भी सबसे पहले हम लोगों को बंगाल देखना है। अब अगर आपके पास दूसरा चैप्टर का नोट हो, और नोट होना ही चाहिए आपके पास दूसरा चैप्टर का, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे नोट पर। आप देखेंगे वहां पर कि 17वीं सदी में स्वतंत्र हुए राज्य लिखा हुआ है, तो वहां पर 17वीं को काट करके 18वीं सदी कर लीजिएगा, 17वीं को काट करके 18वीं सदी कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात यहां पर हम आपको और कहना चाहेंगे कि वहां पर जो है एक दो राज्य ऐसा है जिसका जिक्र नहीं है नोट में, एक दो राज्य ऐसा है जिसका जिक्र नोट में नहीं है, तो हम आपसे यह चाहेंगे कि उन राज्यों का जिक्र आप अपने नोट में कर लीजिए,
और यहां पर देखिए ध्यान रहे, यहां पर कौन से राज्य स्वतंत्र कब हुए यह याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन किस राज्य में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की है यह याद रखना ज्यादा महत्व का है, यह याद रखना ज्यादा महत्व का है। तो इसको जो है आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। और फिर यहां पर जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, नोट दीजिएगा। बंगाल है ये है, बुंदेलखंड हमने बताया है, बुंदेलखंड भी है ये है, हैदराबाद है ये है, अवध है ये है, मैसूर है ये है। तो बच क्या रहा है? सिख जाट ट्रावणकोर, मराठा सिख जाट ट्रावणकोर, मराठा सिख जाट ट्रावणकोर। इसको जो है आप अपना लिख लीजिएगा, मराठा सिख जाट ट्रावणकोर, मराठा सिख जाट ट्रावणकोर। ठीक है, आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। मराठा सिख जाट ट्रावणकोर लिख लिए, मराठा सिख जाट ट्रावणकोर। चलिए अब आइएगा आगे, बंगाल, बंगाल, बंगाल। देखिए ध्यान दीजिएगा, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की, लेकिन बंगाल में मुर्शिद कुली खां के स्वतंत्र शासन की स्थापना के पूर्व मुगलों का शासन हुआ करता था। बंगाल में जब मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, तो बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना के पूर्व बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था। बंगाल किसके अधीन हुआ करता था? मुगल, मुगल। मुगलों का एक प्रमुख प्रांत बंगाल हुआ करता था। और जो मुगल थे, है इधर उधर मत कीजिए भाई, आप लोग बड़ी इधर उधर कर रहे हैं, शांत रहिए ना महाराज। जब हम लेक्चर देना शुरू कर दे तो मुंह बंद कर लीजिए, और तब कहते हैं क्वेश्चन टफ था, ना नहीं याद आ जाता है परीक्षा हॉल में। समझ गए? लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। समझ गए? अजीब वो गरीब हाल बना करके रखे हुए हैं। ग्रेजुएट है, अधिकारी बनने आए हैं, नौटंकी बतियाते हैं। मुगलों के अधीन कई सारे प्रांत थे। मुगलों के अधीन प्रांतों में एक बंगाल प्रांत भी था। और मुगल किसी भी प्रांत में जो शासन प्रशासन चलाते थे, मुगल किसी भी प्रांत में शासन प्रशासन दो प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से चलाने का काम किया करते थे। जो दो प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुगल किसी भी प्रांत में शासन प्रशासन चलाते थे, वो दो प्रशासनिक अधिकारी, एक सूबेदार है और दूसरा आपको दीवान है। एक सूबेदार है और दूसरा आपको क्या है? दीवान। सूबेदार जो प्रशासन को देखता था, और दीवान जो राजस्व की वसूली करता था, जो राजस्व की वसूली करता था, जो राजस्व की वसूली करता था। मुगल किसी भी प्रांत में दो पद के माध्यम से वहां के प्रशासन पर अपना कब्जा रखता था। एक सूबेदार का पद होता था और दूसरा आपको दीवान का पद होता था। एक सूबेदार का पद होता था और दूसरा आपको दीवान का पद होता था। सूबेदार जो होते थे वे शासन प्रशासन देखने का काम किया करते थे, और जो दीवान होते थे वे राजस्व की वसूली किया करते थे या वित्तीय कामकाज देखते थे, वित्तीय कामकाज देखते थे। मुगल बादशाह जब औरंगजेब थे, तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार
बंगाल का सूबेदार अजीम उस्सान को बनाया। अजीम उस्सान को बनाया और बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाया। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के विषय में हम आपको बताते चले कि मुर्शिद कुली खां दक्षिण भारत का रहने वाला एक ब्राह्मण था, लेकिन औरंगजेब के प्रभाव में आकर मुर्शिद कुली खां ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और इनका उपनाम मोहम्मद हादी रखा गया। मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी इनका जो है उपनाम रखा गया। लेकिन ब्राह्मण था, ये जाति ब्राह्मण जाति से थे, दक्षिण भारत के थे, लेकिन औरंगजेब के प्रभाव में आकर के जो है इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करें तो जो मुर्शिद कुली खां है ये आपको राजस्व के अच्छे ज्ञाता थे, वित्तीय मामलों के जानकार थे। जैसे मुगल काल के अंतर्गत जो टोडरमल था, मुगल काल के अंतर्गत जो टोडरमल था वो वित्तीय मामलों का जानकार था, उसी प्रकार से मुर्शिद कुली खां भी वित्तीय मामलों का काफी जानकार था और इसलिए औरंगजेब इनको तरजीह देते थे। इनमें गुण था, ऐसे औरंगजेब इनको जो है बंगाल का दीवान नहीं बना दिए। औरंगजेब बड़ी पगला आदमी, और वो किसी को दीवान बना रहा है तो कहीं ना कहीं सामने वाले में बहुत ज्यादा गुण है तब बना रहा है, ऐसे नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि जो बंगाल का सूबेदार अजीम उस्सान था, इनका संबंध मुगल राज परिवार से था और मुगल राज परिवार से इनका संबंध होने के कारण जो है ये अपना अधिकतर समय दिल्ली में ही गुजारता था। अजीम उस्सान अपना अधिकतर समय दिल्ली में ही गुजारता था। और फिर 1707 में औरंगजेब का भी निधन हो गया। औरंगजेब के निधन होने के बाद अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा होने लगे। तो मुर्शिद कुली खां ने इन चीजों का फायदा उठाया और इन चीजों का फायदा उठा करके मुर्शिद कुली खां ने सूबेदार और दीवान का पद दोनों को मर्ज कर दिया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के भीतर सूबेदार और दीवान का पद मर्ज कर दिया और जब सूबेदार और दीवान का पद मर्ज हो गया तो एक नए पद का सृजन हुआ जिसे नवाब कहा गया। एक नए पद का सृजन हुआ जिसे नवाब कहा गया, जिसे बंगाल का नवाब कहा गया। और ये दोनों पद का सृजन मुर्शिद कुली खां ने किया और मुर्शिद कुली खां ने ये दोनों पद का सृजन करके नवाब का पद बनाया। और इतना ही नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित किया। मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित किया। और जब मुर्शिद कुली खां अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित किए, अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किए, तो बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद मुर्शिद कुली खां ने मुगलों को कर देना बंद नहीं किया। मुर्शिद कुली खां ने मुगलों को कर दिया। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के अगले नवाब सुजाउद्दीन बने, उन्होंने भी कर दिया। उसके बाद सरफराज खां बने, उन्होंने भी कर दिया। लेकिन जब अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। तो यहां पर वनडे परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। बंगाल के किस नवाब ने पहली बार अंग्रेजों को कर देना बंद किया? तो बंगाल के जिस नवाब ने अंग्रेजों को कर देना बंद किया था, बंगाल के जिस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद किया था, बंगाल के जिस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद किया था उसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां नाम था। अब देखिएगा कि मुर्शिद कुली खां, यहां पर अब हम लोगों को मुर्शिद कुली खां के विषय में जो है विशेष तौर पर देखना है। मुर्शिद कुली खां के विषय में विशेष तौर पर देखना है। तो ये जो पृष्ठभूमि तैयार किए हैं, क्या ये पृष्ठभूमि सब समझ में आया है? चलिए, मुर्शिद कुली खां
देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां तक हम बात मुर्शिद कुली खां की करें, तो जो मुर्शिद कुली खां है, इन्होंने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करने के बाद कई सारी नीतियों की घोषणा की। इन्होंने जो कई सारी नीतियों की घोषणा की, उसमें सबसे पहले इन्होंने छोटे जमींदारों का दमन कर दिया। छोटे जमींदारों का दमन कर दिया। छोटे जमींदारों का दमन कर दिया। और छोटे जमींदार के अधीन जो जमीन सब था ना, वो जमीन मुर्शिद कुली खां ले लिए और उसको खालिसा भूमि यानी सरकारी भूमि में तब्दील कर दिए। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासनिक अधिकारी को दिए गए सरकारी भूमि ले लिए और उसे खालिसा भूमि में तब्दील करने का काम किया, उसी प्रकार से बंगाल के भीतर छोटे जमींदारों का दमन मुर्शिद कुली खां ने किया। छोटे जमींदारों का दमन मुर्शिद कुली खां ने किया। और जब छोटे जमींदारों का दमन मुर्शिद कुली खां ने किया, तो छोटे जमींदारों ने मुर्शिद कुली खां के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। और छोटे जमींदारों में एक आपको सीताराम राय थे, एक सुजात खां था, एक निजात खां था। मुर्शिद कुली खां के समय टोटल 3 विद्रोह हुए और ये छोटे जमींदारों ने विद्रोह किया था। और मुर्शिद कुली खां के समय जो पहला विद्रोह है वह सीताराम राय के नेतृत्व में हुआ। सीताराम राय के नेतृत्व में हुआ। फिर जो दूसरा विद्रोह था वह सुजात खां के नेतृत्व में हुआ। और जो फिर तीसरा विद्रोह था वह आपको नजात खां के नेतृत्व में हुआ। नजात खां के नेतृत्व में जो है आपको तीसरा विद्रोह हुआ। ये तीनों विद्रोह मुर्शिद कुली खां के समय हुए। और इन तीनों विद्रोहों को बड़े जमींदारों की मदद से, बड़े जमींदारों के साथ मुर्शिद कुली खां ने कुछ नहीं किया। बड़े जमींदारों का दमन मुर्शिद कुली खां ने नहीं किया, छोटे जमींदारों का दमन किया। और जब छोटे जमींदार मुर्शिद कुली खां के खिलाफ विद्रोह करने लगे, तो बड़े जमींदारों ने मुर्शिद कुली खां का साथ दिया और उन बड़े जमींदारों के माध्यम से मुर्शिद कुली खां ने इन तीनों विद्रोहों को दबाने का काम किया। इन तीनों विद्रोहों को दबाने का काम मुर्शिद कुली खां ने बड़े जमींदारों के माध्यम से किया। इतना ही नहीं, बल्कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के भीतर एक और प्रथा का इजाद किया। बंगाल के भीतर मुर्शिद कुली खां ने कर की वसूली को लेकर एक और प्रथा को जो इजाद किया था, वो प्रथा था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा। देखिए, सामान्य तौर पर उस समय कर की वसूली करने का अधिकार होता था जमींदारों के पास। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने जब ठेकेदारी या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, तो मुर्शिद कुली खां ने कर की वसूली करने का अधिकार जमींदार को ही नहीं दिया, बल्कि जमींदार के साथ साथ महाजनों को भी दिया। महाजनों को भी दिया। मुर्शिद कुली खां ने स्पष्ट स्वर में यह बात कहा कि कर की वसूली अब सिर्फ जमींदार नहीं करेंगे, बल्कि महाजन भी कर सकते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल के जितने भी जमींदार, जितने भी ठेकेदार, जितने भी साहूकार, जितने भी महाजन होते थे, उन सभी को बुलाते थे और उन सभी को बुला करके जो है बोली लगवाते थे कि कौन सेठ, महाजन, साहूकार, जमींदार सबसे अधिक कर की वसूली करके देगा। जो सेठ, महाजन, साहूकार, जमींदार सबसे अधिक कर की वसूली करके देगा, उसी को हम राजस्व वसूली का अधिकार देंगे। उसी को हम राजस्व वसूली का अधिकार देंगे। और फिर पांच वर्षों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले
जमींदार, ठेकेदार, साहूकार को राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया जाता था। इसी को इजारेदारी प्रथा कहा गया और इजारेदारी प्रथा 5 वर्षों के लिए लागू हुआ था, जिस वजह से इजारेदारी प्रथा को पंचवर्षीय प्रथा भी कहा जाता है। इजारेदारी प्रथा को पंचवर्षीय प्रथा भी कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जो मुर्शिद कुली खां थे, मुर्शिद कुली खां ने किसानों को तकाबी ऋण उपलब्ध करवाया। तकाबी यानी अग्रिम ऋण, मतलब अगर किसान है उसको रबी के मौसम में गेहूं उगाना है तो गेहूं की बुआई से पहले किसान को ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता था कि ताकि किसानों को जो है किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो तकाबी ऋण उपलब्ध करवाने का काम किया। साथ ही साथ मुर्शिद कुली खां ने एक नए नगर को भी बसाया था और मुर्शिद कुली खां ने जिस नए नगर को बसाया था उस नगर का नाम था मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसा करके मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाने का काम किया। और ध्यान रहे, जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था तो बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था तो बंगाल की राजधानी जो है आपको ढाका हुआ करती थी। जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था तो बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर की स्थापना करके जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाने का काम किया। इस प्रकार से मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर तमाम प्रकार से शासन प्रशासन चलाने का काम किया। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 में हो गया। 1727 में मुर्शिद कुली खां के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद कौन बना? सुजाउद्दीन बना। और जो सुजाउद्दीन है ये 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक जो है बंगाल के नवाब बने रहे। और सुजाउद्दीन का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक राजनीतिक महत्व नहीं है। और सुजाउद्दीन का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक राजनीतिक महत्व इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बंगाल के प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब इन्होंने जैसे चल रहा है शासन वैसे ही इन्होंने चलने दिया। जैसे चल रहा है शासन वैसे ही इन्होंने शासन प्रशासन को चलने दिया। और सुजाउद्दीन ने एक काम किया, बिहार को जो है सैद्धांतिक तौर पर बंगाल में मिलाने का काम किया। बिहार को सैद्धांतिक तौर पर बिहार में मिलाने का काम सुजाउद्दीन ने किया। और ध्यान रहे यहां पर देखिए, अगर हम 18वीं सदी के बिहार की बात करें, 19वीं सदी के बिहार की बात करें तो 18वीं 19वीं सदी का बिहार बंगाल का अंग हुआ करता था। और बंगाल के अंतर्गत जो है उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों आया करता था। और ध्यान रहे मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। और मुर्शिद कुली खां ने 1719 ईस्वी में उड़ीसा को भी बंगाल में मिला लिया था। और नोट में 1979 होगा, 1979 है नोट में, है 1979 को काट करके जो है 1719 कर लीजिए। मुर्शिद कुली खां वाला में होगा, आप देखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? नोट है ना आपके पास? है, बोलिए ना। अकबर का दादी थोड़े पूछ रहे हैं, सीधा पूछ रहे हैं नोट है कि ना है। ठीक है, हाँ यहां पे सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को समझिएगा कि जो है आपको 17वीं 18वीं 19वीं सदी के बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो बंगाल में उड़ीसा को शामिल 1719 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने किया। 1719 ईस्वी में उड़ीसा को बंगाल में मिलाने का काम 1719 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने किया। और बिहार को सैद्धांतिक तौर पर 1713
1733 ईस्वी में मिलाने का काम शुजाउद्दीन ने किया। 1733 ईस्वी में मिलाने का काम शुजाउद्दीन ने किया। शुजाउद्दीन ने किया। यह शुजाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। शुजाउद्दीन अपने शासनकाल के दौरान मुगलों को कर देता रहा। शुजाउद्दीन का निधन 1739 में हो गया। शुजाउद्दीन के निधन होने के बाद शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खां बना। शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना? उसका पुत्र सरफराज खां। शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन बना? सरफराज खां। और शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी जो उसका पुत्र सरफराज खां बना, अगर हम सरफराज खां को देखें तो जो सरफराज खां है इनका शासनकाल है 1739 से 1740। सरफराज खां बड़ी भोग और विलासी प्रवृत्ति का था। इनको शासन प्रशासन से कोई लेना देना था ही नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं था इनको शासन प्रशासन से। सरफराज खां भोग और विलासी प्रवृत्ति का था, यह पता अलीवर्दी खां को लगा। और ध्यान रहे कि जब शुजाउद्दीन ने बिहार को जीतकर बंगाल में मिलाया तो यहां का उपसूबेदार शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बनाया। शुजाउद्दीन ने बिहार का उपसूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। अलीवर्दी खां को बनाया। अलीवर्दी खां को बनाया। सरफराज खां जब बंगाल के नवाब बने, भोग विलासी प्रवृत्ति का था, यह जानकारी अलीवर्दी खां को लगी। और जब यह जानकारी अलीवर्दी खां को लगी तो अलीवर्दी खां ने इनकी अयोग्यता का फायदा उठाया। और इनकी अयोग्यता का फायदा उठाते हुए अलीवर्दी खां ने सरफराज खां जो कि बंगाल के नवाब थे, इनके राज पर आक्रमण किया। और फिर बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर, बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध हुआ। सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच क्या हुआ? युद्ध। सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में सरफराज खां की हार हुई, अलीवर्दी खां की जीत हुई। इस युद्ध में सरफराज खां की हार हुई और अलीवर्दी खां की जीत हुई। अलीवर्दी खां ने इस युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर दी। और फिर अलीवर्दी खां ने अपने आप को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। अलीवर्दी खां ने अपने आप को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने। और ध्यान रहे यहां पर जो अलीवर्दी खां है इनका शासनकाल है 1740 से 1756। 1740 से 1756। और यहां पर आप इस बात को समझिएगा कि जो आपको मुर्शिद कुली खां से लेकर सरफराज खां तक, मुर्शिद कुली खां से लेकर सरफराज खां तक, ये सभी एक वंश के थे। और ये लोग जिस वंश के थे उसे नाजिरी वंश कहा गया। ये लोग जिस वंश के थे उसे नाजिरी वंश कहा गया। नाजिरी, कौन सा वंश कहा गया? नाजिरी। नाजिरी वंश कहा गया। और ध्यान रहे सरफराज खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं बना था। अलीवर्दी खां उसका पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां तो दूसरे वंश के थे, समझ गए? अलीवर्दी खां दूसरे वंश के थे। और अलीवर्दी खां बिहार का उपसूबेदार था। अलीवर्दी खां सरफराज खां का सगा संबंधी नहीं था। मतलब बंगाल के भीतर भी वंशानुगत तौर पर अगर आप देखेंगे तो बंगाल के भीतर भी जो बंगाल के नवाब बने हैं, मुर्शिद कुली खां से लेकर के इधर जो है आपको मीर जाफर, मीर कासिम तक, ये सब जो बंगाल के नवाब बने हैं, टोटल 3 गो वंश इसमें घुसा हुआ है, समझ गए? एगो तो नाजिरी वंश हो गया, और दूसरा आपको आरमानी वंश हो गया, समझ गए? आरमानी वंश हो गया। और तीसरा जो है एक और राजवंश है। टोटल 3 गो राजवंश के लोग जो है बंगाल में घुसे हुए हैं, समझ गए? तो आगे क्लियर होगा ये सब चीज। अब यहां पे आइएगा कि अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खां जब बंगाल के नवाब बने तो इन्होंने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया
प्रदान किया, मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया प्रदान किया। अब मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया क्यों प्रदान किया? देखिए, अलीवर्दी खां मुर्शिद कुली खां के वंश के नहीं थे, एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है, उस समय राजतंत्रात्मक शासन था, और जैसे आज कांग्रेस कितना खराब स्थिति है कांग्रेस का, लेकिन फिर भी कांग्रेस है। अपने खराब दौर में भी अपने अच्छे स्थिति में है कांग्रेस। वैसे ही जो आपको मुगल थे, मुगल अपने खराब दौर में भी अच्छे स्थिति में थे। इसको और बेहतर समझने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय राहुल गांधी ही लेते हैं। तो वही बात है, मतलब मुगलों की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर मुगल ही लेते थे। तो अलीवर्दी खान ने यह सोचा कि अगर मुगलों को हम कुछ घूस दे देंगे, घूस के तौर पर अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपया मुगलों को दिया। और उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला का खजाना खाली था। अलीवर्दी खान ने यह सोचा कि मोहम्मद शाह रंगीला को घूस दे देते हैं और इससे घोषणा करवा लेते हैं, इससे मान्यता ले लेते हैं कि बंगाल के नवाब हम हैं। यह मान्यता मुगल बादशाह ने हमें दिया है। तो बंगाल के नवाब पद की मान्यता लेने को लेकर अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पर दिया। और मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि जब घूस के तौर पर 2 करोड़ दे रहा है तो आगे तो और बहुत दे देगा। लेकिन अलीवर्दी खान भी बड़ी चालाक था। अलीवर्दी खान को पता था कि मोहम्मद शाह रंगीला है, इसको कुछ मतलब है नहीं आम जनता से। तो मोहम्मद शाह रंगीला की अयोग्यता का फायदा अलीवर्दी खान ने उठाया। वो 2 करोड़ घूस के अलावा 54 तक मोहम्मद शाह रंगीला को नहीं अलीवर्दी खान ने दिया। अलीवर्दी खान ने 54 भी नहीं दिया। अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। कहा एकदम से 1 भी रुपया कर के तौर पर आपको हम नहीं देने वाले हैं। लेकिन जब तक मोहम्मद शाह रंगीला अलीवर्दी खान को बंगाल का नवाब घोषित नहीं किया था, तब तक तो वो दुबका हुआ था, झुका हुआ था। लेकिन जैसे ही घोषणा कर दिया, वैसे ही अलीवर्दी खान पुष्पा बन गया। समझ गए? और फिर अलीवर्दी खान मोहम्मद शाह रंगीला को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अलीवर्दी खान मोहम्मद शाह रंगीला को ही नहीं, हाँ अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम बादशाह रख गया। बादशाह रंगीला क्यों रखा गया? यही पढ़ने के लिए आए हैं। मारेंगे, एक चाट मारेंगे ना 32 गिर जाएगा। समझ गए? बादशाह क्यों रखा गया? इतना दिमाग नहीं है कि बादशाह क्यों रखा गया, रंगीला बादशाह क्यों रखा गया। समझ गए? क्या है? आगे आकर के पूछिए आप। एक से एक नमूना सब पूछिए। हाँ पूछिए वहीं से पूछिए। हाँ हो गया पूछिए। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए, कहाँ हाँ सुनिए यहां पर जो है हम आपको बंगाल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए मुगल का नाम सुने? मुगल काल का नाम सुने?
मुगल काल। मुगल काल के अंतर्गत जो शासक होते थे ना, उसको बादशाह कहा जाता था। मुगल काल के अंतर्गत जो शासक होते थे उसको क्या कहा जाता था? बादशाह। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो मुगल शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला क्या था? मुगल शासक। तो उसको बादशाह कहा गया, ठीक है। उसको क्या कहा गया? बादशाह, बादशाह कहा गया, ठीक है। फिर बंगाल के जो स्वतंत्र शासक हुए उसको नवाब कहा गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब था। मुर्शिद कुली खां, हाँ रुकिए रुकिए, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, समझा रहे हैं, पूरा समझाने दीजिए ना, उसके बाद बोलिएगा। देखिए है कि आप जो है नया एडमिशन हुआ है आपका, हाँ नया एडमिशन हुआ है, तो मुगल जो है ना मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल पढ़ाए हैं। तो मुगलों में एक उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह में मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल है 1719 से लेकर 1748। 1719, सुनिए ना, पूरा सुन लीजिए ना, उसके बाद रुकिए ना, हम आपको समझाते हैं, ठीक, आप समझ जाइएगा, रुकिए ना। यानी इनका कंफ्यूजन ये है कि एक ही चैप्टर में जो है बादशाह भी वर्णन कर रहे हैं। जाइए ना, सिपाही है का? सिपाही है का? चलिए ठीक। ये जो है यानी बादशाह, एक बार बादशाह बोल रहे हैं, एक बार नवाब बोल रहे हैं, अब उसका संदर्भ है तो बोलबे न करेंगे, समझ गए? मतलब उसको कंफ्यूजन क्या हो गया है? उसको कंफ्यूजन ये हुआ है कि एक ही चैप्टर में हम बादशाह का भी जिक्र कर रहे हैं और नवाब का भी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। मेन कंफ्यूजन उसको यही हो गया है। मुगल शासक को बादशाह कहा जाता था, और जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई थी ना, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया, मुर्शिद कुली खां ने किया। और उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह थे, नवाब मुर्शिद कुली खां हुए, फिर जो है आपको सुजाउद्दीन हुए, सरफराज खां हुए, अलीवर्दी खां हुए। सबका एक दूसरे से संबंध था। आप समझ पा रहे हैं इस बात? हम क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? ठीक है। आप क्लास के बाद आकर के हमसे पूछ लीजिएगा, यहां पर जो है क्या बताएं, ठीक है, क्लास के बाद आकर के पूछ लीजिएगा। यहां पे आइए अब आप, बाप रे बड़ी स्थिति गड़बड़ है हो। सुनिए अब, अलीवर्दी खां, क्लास के बाद आप आकर के पूछ लीजिएगा। इसमें और किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है जी? है नहीं ना है? हाँ, जिनको कंफ्यूजन है क्लास के बाद आकर के पूछ लीजिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है, समझे? सुनिए, आइए यहां पर अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, बंगाल का नवाब मान लिया, तत्पश्चात इन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया, और इन्होंने यह घोषणा किया कि जो कर हम मुगल को देंगे ना, उस कर की राशि से हम बंगाल का विकास करेंगे, उस कर की राशि से हम बंगाल का विकास करेंगे। और उस कर की राशि से अलीवर्दी खां ने बंगाल का विकास किया, और इनके शासनकाल के समय बंगाल इतना अधिक समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इतना ही नहीं बल्कि जो अलीवर्दी खां है, अलीवर्दी खां इतना अधिक स्ट्रांग हो गया था कि अलीवर्दी खां के समय अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर का किलाबंदी करना शुरू किया। अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर का किलाबंदी करना शुरू किया। लेकिन अलीवर्दी खां काफी मजबूत स्थिति में था। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कहा, आप व्यापारी हैं, आपको किस बात का डर है? आप काहे किलाबंदी कर रहे हैं? आपको किलाबंदी नहीं करना है। और फिर अंग्रेज भी समझ गया कि झुकने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, और फ्रांसीसी को भी आदेश दिया कि आप व्यापारी हैं, आपको किस बात का डर है? हम है ना जी, आपको डर नहीं होना चाहिए,
हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको किलाबंदी नहीं करना है। इन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से इनकार कर दिया, रोक दिया, कहा ना किलाबंदी नहीं करना है आपको। और इन्होंने अंग्रेजों को समझते हुए अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया, और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए इन्होंने यह कहा कि अंग्रेज मधुमक्खी की भांति है, अगर इसे ना छेड़ा जाए तो यह शहद देगी, और अगर इसे छेड़ दिया जाए तो यह काट काट कर खा जाएगी। यह बात इन्होंने अंग्रेजों के संदर्भ में कहा। फिर शासन प्रशासन करते हुए अलीवर्दी खां का निधन 1756 में हो गया। 1756 में अलीवर्दी खां के निधन होने के बाद जो अलीवर्दी खां थे, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र संतान नहीं था, 3 पुत्री थी, 3 दामाद थे, बहुत सारे नाती नतनी थे, नाती और नतनी था, जो भी है, ठीक है। अलीवर्दी खां का सबसे योग्य नाती सिराजुद्दौला हुआ। अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे योग्य नाती सिराजुद्दौला को घोषित किया, और अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। आगे हम लोग सिराजुद्दौला को देखेंगे, ठीक है। आगे जो हम लोग सिराजुद्दौला को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार नोट को आप पढ़िए। बड़ी ये जो टॉपिक है ना, बड़ी क्रिटिकल है। यहां पर देखिए, इसके क्रिटिकल होने का कारण क्या है। एक तो बंगाल का नवाब है, दूसरा बादशाह है, और तीसरा अंग्रेज है, ठीक है। तीनों का मिक्स है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जो पहले से थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हैं। तो खैर कंफ्यूजन नहीं होगा, हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, चिंता मत कीजिए। और जहां पर गलती था 2-3 जगह, वहां तो हम सुधार करवाइए दिए, ठीक है। आज तो बड़ी दिक्कत हो गया है जी। पढ़िए। नोट नहीं है आपके पास? पढ़ लिए? पढ़े हो? पढ़ लिए? तो बड़ी दिक्कत हो गया है, हो बाप रे। अरे विद्यार्थी समझता नहीं है, हमको बड़ी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। नया हो या पुराना उससे मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। मेरे क्लास का मोटो यही होता है, अकलोल बकलोल ढकलोल कोई भी हो उसको समझ में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम आगे से ध्यान में रखेंगे कुछ चीज को, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमको लगा कि टारगेट बैच में आया है तो थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा, ठीक है। पढ़ लिए?
अच्छा, किसको किसको चीज समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। चीज समझ में नहीं आ रहा, हाथ खड़ा कीजिए तो, हाथ खड़ा कीजिए तो, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए एकदम ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, हर खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा खड़ा हो जाइए तो, थोड़ा खड़ा हो जाइए, हम थोड़ा देखना चाहते हैं। हाँ, और भी कोई है? खड़ा हो जाइए, शर्माइए नहीं। लड़की में, लड़की में सबको समझ में आ रहा है, मतलब लड़की सब समझदार हो गई है। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बताइए तो। कभी नहीं पढ़े हैं? आय तो क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताइए। आज जो हम बताए हैं कि हाँ देखिए, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा, आज जो हम आपको बताए हैं 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी के भारत में ये सब राज्य उदय हुआ, इसकी स्थापना इसने किया, ठीक है। अब मुगल के अंतर्गत जो है किसी भी प्रांत में मुगल दो प्रकार से शासन चलाते थे, दो अधिकारी के माध्यम से, सूबेदार दीवान, सूबेदार फलना दीवान फलना। बंगाल का सूबेदार अजीम उस्सान, दीवान मुर्शिद कुली खां था। औरंगजेब के निधन होने के बाद जो है दोनों पद को मुर्शिद कुली खां ने मर्ज कर दिया, नवाब बन गया वो, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया। मुर्शिद कुली खां ने छोटे जमींदारों का दमन किया, तो ये तीन गो छोटा छोटा जमींदार जो है विद्रोह कर दिया, और फिर इजारेदारी प्रथा तकाबीरीन मुर्शिदाबाद को स्थापित किया, सुजाउद्दीन बना, बिहार को मिलाया। सरफराज खां को अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में हराया। अलीवर्दी खां 1740 से 1756, ये जो है आपको अलीवर्दी खां की अगर हम बात करें, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया, और फिर जो है ये सब काम नहीं। इसमें क्या समझ में नहीं आया, इसमें क्या समझ में नहीं आया? हाँ, अच्छा, तो घर पे जाके मेहनत कीजिए महाराज। इसमें क्या ऐसा है जो समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, बैठिए 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 बैठिए। चलिए आइए तो 1 मिनट में याद करते हैं। तो बड़ी असमंजस में डाल दिए आप लोग जी। चलिए आगे आइए। 18वीं सदी के भारत में, 18वीं सदी के भारत में कितने प्रकार के राज्यों का उदय? कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा। मुगल परिधि से उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन है? विद्रोही राज्य में, मुगल परिधि से बाहर के राज्य में। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना, बंगाल में, अवध में, अवध में, हैदराबाद में, हैदराबाद में, मराठा, मराठा, सिख, सिख, जाट, जाट, चुरामनौर, मैसूर में, मैसूर में, त्रावणकोर में, त्रावणकोर में। अच्छा, एक बात बताइए कि मुगल, जो मुगल होते थे, किसी भी प्रांत में शासन कौन से दो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चला? सूबेदार और, सूबेदार और, सूबेदार क्या देखता था? क्या देखता था? दीवान क्या देखता था? हाँ ना। औरंगजेब ने अपना सूबेदार किसे बनाया? अपना दीवान, अपना दीवान। मुर्शिद कुली खां किस मुगल बादशाह के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को कबूल किया? किसके प्रभाव में? औरंगजेब के प्रभाव में, औरंगजेब के प्रभाव में। और एक बात बताइएगा कि सूबेदार और दीवान के पद को जब मर्ज कर दिया गया तो यही पद क्या कहला? क्या कहलाया? बंगाल का नवाब। बंगाल का, बंगाल के प्रथम नवाब कौन बने? बंगाल के प्रथम नवाब। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां ने किया। और मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करें तो इन्होंने छोटे जमींदारों को दबाया या बड़े जमींदार? छोटे जमींदार ना। और जब इन्होंने छोटे जमींदारों को दबाया तो छोटे जमींदारों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया।
छोटे जमींदारों ने कितना विद्रोह किया? कितना विद्रोह? पहला विद्रोह किसके ने? दूसरा, तीसरा, क्लियर है? और इन छोटे जमींदारों को मुर्शिद कुली खान ने बड़े जमींदारों के मदद से दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया। चलिए, इसके बाद जो है बंगाल के किस नवाब ने छोटे जमींदारों से भूमि लेकर उसे खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया? मुर्शिद कुली खां। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? किसानों को तकाबी ऋण दिया। मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया। मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। जब बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, उससे पहले बंगाल किसके अधीन था? मुगलों के अधीन। उससे पहले बंगाल किसके अधीन? किसके अधीन? और जब बंगाल मुगलों के अधीन था तो बंगाल की राजधानी, जब बंगाल मुगलों के अधीन था तो बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया? ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ने बनाया। मुर्शिद कुली खान के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन बना? उसका दामाद था न हो। बिहार को सैद्धांतिक तौर पर बंगाल में किसने मिलाया? सुजाउद्दीन ने ना। उड़ीसा को मुर्शिद कुली खान, उड़ीसा को मुर्शिद। बंगाल में उड़ीसा को किसने मिलाया? बिहार को किसने मिलाया? सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना? सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी। गिरिया का युद्ध कब हुआ? गिरिया बंगाल में है। कहां है? बंगाल। गिरिया का युद्ध कब हुआ है? किसके बीच? सरफराज खां और इसमें किसकी जीत हुई? और इसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने, हाँ या ना? बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? अलीवर्दी खां ने ना। इसके बाद बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया? किसने? अलीवर्दी खां ने किया। और इसके बाद किसने अंग्रेजों को कोलकाता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से इनकार? किसने? अलीवर्दी खां ने ना। यहां तक क्लियर है? और अलीवर्दी खां के निधन होने के बाद बंगाल के अगले नवाब कौन बने? सिराजुद्दौला ना। एक पॉइंट लिखिएगा नोट में, दीजिए तो 1 मिनट। खैर ये लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा इसको स्पष्ट करना है। लिखा हुआ ऐसे तो सब बात लिखा हुआ है, ठीक है, फिर भी जो है थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। थोड़ा सा 1-2 लाइन अलीवर्दी खां के विषय में लिखना जरूरी है, थोड़ा सा स्पष्टता पूर्वक लिखवा देते हैं। अलीवर्दी खां बंगाल के प्रथम नवाब हुए जिन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। सीधा 1 लाइन में लिखिए, अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। एक और पॉइंट लिखिएगा, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से इनकार कर दिया, करने से मना कर दिया, इनकार नहीं, मना कर दिया, करने से मना कर दिया। ऐसे सब बात लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा स्पष्टता पूर्वक लिखाना जरूरी था। चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। बैठे रहिए आप लोग, अकबकाइए नहीं, ठीक है? ऐसे अकबकाइएगा तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग देखे थे,
गलत जहां था वहां सही करवाइए, जहां पे गलत था वहां पर तो सही करवाइए देते हैं। ठीक है, आज जहां तक पढ़ाए हैं उसमें जो है 3 जगह गलती था, 2-3 जगह गलती था। ठीक है, एक तो पहला पेज में, पेज नंबर 29 में जो है, ठीक है, 17वीं सदी के जगह 18वीं सदी होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको मुर्शिद कुली खां में, मुर्शिद ने 1979 कर दिया था, तो वहां पर 1719 में उड़ीसा का बंगाल में विलय कर लिया और अपने दामाद सुजाउद्दीन को वहां का सूबेदार बनाया। बस यही तो इस भी ठो गलत था, आज जहां तक पढ़ाए हैं। ठीक है, ये तो सही करवा ही दिए हैं। प्रियांशु प्रंजन कश्यप, एकाध गो का नजराना टैक्स होता है, कर होता है। ठीक है, कर होता है। हाँ, मराठों को कर देता था अलीवर्दी खां, हाँ देता था। ठीक है, वो तो सुधरवा दिए हैं। चलिए अब बोलिए तो ऑब्जेक्टिव में जो है पहला नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें पेन दीजिए तो थोड़ा सा रेड पेन दीजिए ना, रेड पेन। बताइए तो किस किस ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दिक्कत है? जिसको दिक्कत है खड़ा होकर के बोलिए और जोर से बोलिए। रुकिए 1 मिनट, जिसको दिक्कत है खड़ा होकर बोलिए, जोर से बोलिए। ऑब्जेक्टिव सुधार करवा देंगे। 6 नंबर, आगे 13 नंबर, 6 नंबर 13 नंबर कितना? 14। अरे एक एक करके बोलिए, एगो को बोलने दीजिए। ठीक है, फिर बोलिएगा। सुनिए, आपको और प्रॉब्लम है? नहीं, बोलिए अब आप। 14, 15, 16 सब में है आपको क्या? 15 भी, 16, 13 नहीं है, 16। ठीक है, बोलिए अब आप। हाँ, 55 और 71 और है आपको 55 और 71। शांत रहिए, एक एक करके बोलिए। 55, 71 खड़ा होकर के बोलिए, नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चन। कितना? 5, 5, 41, 41, 21, 21, कितना? 100, 1 2 को 0, 1 पर 2 को 0, 167, 167, 167, 131, 131। खड़ा होकर के नहीं बोलिएगा, नहीं लेंगे क्वेश्चन, सीधा बात है। 146, 146, 141, 138, 138, 37, कितना? 155। ठीक है, बैठिए। चलिए ऑफलाइन में और किसी को है तो बोल दीजिए। 131, 131। हाँ, ऑफलाइन में और किसी को प्रॉब्लम है? 100, 122, 122, 23, 23। चलिए ऑफलाइन क्या? 138, 138 हो गया है। 4 नंबर 6,
और बोलिए, और भी है 9, और बोलिए, नहीं है। चलिए अब ऑनलाइन वाले लोग बोलिए, तो ऑनलाइन वाले लोग तभी से आप कर रहे थे, हम नहीं देख रहे थे। ऑनलाइन वाले लोग बोलिए। प्रियांशु प्रंजन कश्यप 16 लिख लिए हैं। शशि कुमार शर्मा 11, चलिए 11 भी लिख लेते हैं। उसके बाद सतीश कुमार 7 4 14, सतीश कुमार 7 4, एक एक करके कमेंट कीजिए। 14 लिख लिए हैं। चलिए इसके कमेंट को रोकिए, तो ये लड़का का ज्यादा था। सूरज कुमार, देखिए जो भी प्रॉब्लम है एक बार में लिखिए, ठीक है, ऐसे मत कीजिए, हम नहीं देख पाएंगे। हाँ बैक कीजिए, बैक कीजिए, बैक कीजिए, बैक कीजिए। रुकिए, दिवेश में रखने दीजिए, दिवेश में रहने दीजिए 1 मिनट। 23 के बाद 53 100 123 141 141 144 141 144 151 52 151 52 160 61। चलिए हो गया, चलिए हटाइए। मनीष यादव का रोकिए तो थोड़ा सा कमेंट। 5 13 14, 1 मिनट। 5 13 14 21 23 39 21 23 39 21 23 39 108 122 108 122 हो गया है। शांति कुमारी 159 159 167 138 100 138 100 138 100 13 16 13 और 16, हाँ हो गया। शांति कुमारी का हो गया। आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाइए। 161 लिख लिए हैं। बलराम 13 55 23, 13 लिख लिए हैं। 55 भी लिख लिए हैं। 23 भी लिख लिए हैं। 131 और 144, 131 और 144 हो गया है। राकेश कुमार सिंह आप क्या लिखे हैं? मेरा भी देखिए, कुछ लिखिएगा तब ना देखेंगे, बिना लिखे हुए देख लेंगे। ये सब बहुत लड़का नाम जो है ना कहवाने के लिए, ठीक है। 107 और 144, अरे आप लोग तो सब में आपको डाउट है, हम देख रहे हैं मैक्सिमम सही है, ठीक है। नहीं जानते हैं मतलब डाउट है। 144 और 141, 141 44 हो गया है। निरंजन कुमार का थोड़ा रोकिए, तो निरंजन थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ रहने ऊपर कीजिए जी थोड़ा सा। 140, अच्छा 140, अजीब हाल है लेकिन। 140 131 117
108, 104, 89, ये भाल है 23 हो गया। आगे कीजिए। मतलब कुल मिलाकर के आप लोग यही कहना चाह रहे हैं कि सब करवा दीजिए। टारगेट बैच में आए हैं पढ़ने के लिए, सब चीज हम ही करवाएंगे। पैसा दीजिए थोड़ा और। हो गया। देखिए राकेश कुमार सिंह का एक भी अथी नहीं आया है, ठीक है, एक भी कमेंट नहीं आया है कि इसमें दिक्कत है, लेकिन मेरा भी कमेंट देखिए, ठीक है। अच्छा, अपने से कुछ नहीं करेगा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के जो है ये सब करने से कुछ होने जा नहीं रहा है। मतलब क्वेश्चन हमको करवाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग। चलिए जो करना है कीजिए अपना, हमको जो करना हम अपना करेंगे। है बैठे रहिए, बैठिए, बैठिए। सुनिए, होमवर्क सब क्या पूछना है दीजिए। क्या था इसमें? हाँ, इससे होमवर्क देते हैं पता है ना? सिंधु घाटी सभ्यता। लुसेंट वाली कहाँ गई? हाँ खड़ा हो जाइए, चश्मा वाली बड़ी लुसेंट कर रही थी। उधर उधर उधर, अब आप बैठिए, आगे वाले बैठिए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, खड़ा होइए, खड़ा। आपको तो हम पढ़ाए भी हैं, ठीक है। खड़ा होइए, जल्दी खड़ा होइए। शवों को दफनाने की प्रथा कहां पर चलित थी? जलाने की प्रथा है मोहनजोदड़ो में। एकदम लुसेंट याद करके आई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए उधर खड़ा होइए। हाँ, किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? हैं? बैठ जाइए, खड़ा होइए। लेखन कला का विकास कौन सभ्यता में हुआ है? कौन सभ्यता है? आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। खड़ा हो जाइए, बैठिए। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? पिगॉट ने। बैठ जाइए। अगला होमवर्क है वैदिक सभ्यता। लुसेंट से अगला होमवर्क क्या है आपका? वैदिक सभ्यता। लिखिए, लीजिए आगे। बायोलॉजी में क्या नंबर चैप्टर है? जो नया 2 फरवरी से लोग आए हैं, आंसर आप लोग को मिल गया है ना? आंसर नहीं मिला है? हाँ तो मिलबो नहीं करेगा, समझ गया। बड़ी अजीबो गरीब स्थिति आप लोग बना करके रखे। हम पढ़ाएंगे कि हम आप लोग के चक्कर में फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। चलिए, किसको किसको बायोलॉजी का आंसर नहीं मिला है? हाथ खड़ा कीजिए, तो बढ़िया से हाथ खड़ा कीजिए। इतना लोग को नहीं मिला है। अच्छा, यहां पे साटे थे तो काहे ना फोटो खींचे? ठीक, बताइए। जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, जो नहीं पढ़ रहे हैं मत पढ़िए, कोई दिक्कत ना। अब बताइए, स्पीसीज प्लेनेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैरोलस लिनियस ने ना। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी? हैकल ने।
पुष्पी पादप को किसमें रखा जाता है? फेंड्रोगेम्स में। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किससे बाल से किससे? लेमिनेरिया से। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा क्या है? पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कार्टिकॉल्स न कहते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से पर? लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन से ना। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइटा। चलिए एक बार फिर से यहां पर हम आंसर सटवा देंगे, ठीक है? एक बार फिर से सटवा देंगे और सोमवार से पहले आप आकर के फोटो ले लीजिएगा। और सोमवार के बाद हम ये नहीं सुनेंगे कि मेरे पास आंसर ना है, धराधर हम चाट मारेंगे, समझिएगा। तो जो बायोलॉजी पूरा पढ़ लिए अपना रिवीजन करते जा रहे हैं ना? हाँ, तो जो पढ़ लिए हैं अपना रिवीजन करते जाइए, जो नहीं पढ़े हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आगे पढ़ेंगे। और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सबका नहीं होता है, इसलिए चिंता नहीं करना है बहुत ज्यादा। चलिए हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। बायोलॉजी में होमवर्क है अगला चैप्टर, 4 तक हो गया, 5वां